नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। यूपी सरकार के चौथे बजट सेशन की शुरुआत होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। 18 फरवरी से बजट का चौथा सेशन शुरू हो रहा है। 22 फरवरी को यूपी का बजट पेश हो रहा है और यह बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब दिल्ली की सीमा पर यूपी के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर पर यूपी पंचायत चुनाव भी है। जाहिर है बजट के जरिए सरकार इस बार पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी को मजबूत करने पर पुरजोर जोर देगी, कोशिश करेगी और गांव के लिए तोहफे भी दिए जा सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि किसानों को मनाने और गांव को सजाने के पैमाने पर यूपी सरकार का यह बजट किस हद तक खरा उतरने वाला है। इस बीच सरकार को इस बार बजट में गांव के विकास को लेकर करने वाले ऐलान पर खास ध्यान देना होगा। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ पंचायत चुनाव है जिनका असर 2022 के विधानसभा चुनाव पर होगा, तो दूसरी तरफ गांव का किसान कृषि कानून को लेकर सरकार से रूठा हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि योगी सरकार इन मुश्किलों को पार पाने के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे समझेंगे कि आखिर क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर, क्या तैयारी है बजट को लेकर, बजट के केंद्र में क्या होगा, पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या ये जो बजट है वो चुनावी होगा, सरकार की क्या तैयारी है, विपक्ष के क्या मुद्दे हैं जिस पे सरकार को घेरा जाएगा और कैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन से पारित कराया जाएगा। यह भी आपको बता दें कि इस सत्र के हंगामेदार रहने के भी बेहद आसार है, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को सड़क पे घेरता रहा है। जाहिर है जब कार्रवाई सुचारू होगी, चलेगी, तो विपक्ष की यह कोशिश होगी कि सरकार को उन मुद्दों पे कैसे घेरा जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की, बात करेंगे किसान की, बात करेंगे बजट की कि ये जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो बजट पेश होने वाला है, उसमें क्या खास होगा। क्या गांव को केंद्र में रख के बजट बनाया जाएगा, क्या गरीब को, किसान को केंद्र में रखा जाएगा। क्योंकि मौजूदा वक्त में 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं के साथ साथ कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उसका खासा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या उसका असर पंचायत चुनाव में होगा? क्या बजट जब तैयार होगा, बजट जो पेश किया जाएगा, क्या पंचायत चुनाव को जहन में रख के पेश किया जाएगा? क्या उसमें कोशिश होगी सरकार को कि कैसे किसान को, गरीब को, ग्रामीण को केंद्र में रख के बजट पेश किया जाए? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और जाहिर है आप लोगों की भी बहुत सी उम्मीदें होंगी बजट को लेकर, अपने प्रदेश का जो बजट आएगा उसको लेकर। तो यह चर्चा बेहद खास होगी और बेहद जरूरी होगी, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल जो हर किसी के जहन में होंगे उनका भी हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो बजट सत्र को लेकर, बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं विपक्ष को, जनता को क्या उम्मीदें हैं और सरकार की क्या तैयारी है, क्या चूंकि पंचायत चुनाव भी हैं तो क्या गांव को केंद्र में रखा जाएगा। तो बजट से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। दरअसल ग्रामीण इलाकों को लेकर भी बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं, यह एक बड़ी बात है। 18 फरवरी से यूपी बजट का सेशन शुरू हो रहा है, यानी बजट सत्र की शुरुआत हो रही है 18 फरवरी से और 22 फरवरी को यूपी सरकार का चौथा बजट जो है वो पेश होगा, यानी बजट पेश किया जाएगा 22 फरवरी को। तो पहली बार योगी सरकार पेपरलेस बजट पेश करेगी और इसके लिए तैयारी की गई है। विधानसभा में बजट भाषण पढ़ने के लिए स्क्रीन लगाई गई है और विधानसभा सदस्यों को टैबलेट से बजट की जानकारी दी जाएगी, यानी तकनीक का इस्तेमाल होगा। डिजिटलाइजेशन की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि पूरा काम पेपरलेस नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक कोशिश यह है कि पेपरलेस हो। तो अब क्या तैयारी है उसके अलावा और क्या उम्मीदें हैं, इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। समझेंगे, उसमें राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे, उसमें सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी होंगे, विपक्षी नेता भी होंगे और समझेंगे कि विपक्ष किस नजरिए से देखता है इस बजट को, क्या उम्मीदें हैं विपक्ष को, क्या तैयारी है उसकी और सरकार की कितनी तैयारी है। इस बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायत चुनाव में गांव को केंद्र में क्या रख के दिया जाएगा, ग्रामीण और किसानों को कैसे साधा जाएगा, क्या बजट जो तैयार किया जा रहा है, जो पेश किया जाएगा, उसमें उसके केंद्र में ग्रामीण होंगे, उसके केंद्र में किसान होगा, उसके केंद्र में गांव होगा। चूंकि अब पंचायत चुनाव है, जाहिर है 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या पंचायत चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। ऐसे में कोशिश यह होगी सरकार की कि कैसे साधा जाए मतदाताओं को, ग्रामीणों को, गरीब को, किसान को। चूंकि किसानों का एक मुद्दा ऐसा है मौजूदा वक्त में जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हावी रहा है, हमलावर रहा है और सड़क से लेकर अब सदन तक में जो लड़ाई है वो किस कदर होगी, जुबानी भाषण जो है, जुबानी तीर जो है वो कैसे चलाए जाएंगे, इसके इर्द गिर्द
इसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि अब किस तरीके से बजट पेश करने की तैयारी है, बजट सत्र की तैयारी है और सरकार महत्वपूर्ण विधेयक कैसे पारित कराएगी, विपक्ष की क्या तैयारी है। ऐसे तमाम सवाल होंगे। आप लोग भी लगातार बने रहिए और सोशल मीडिया पे भी जो लोग हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है, अगर आपका भी कोई सुझाव है तो आप हमें अपना सवाल अपने नाम के साथ भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप जिससे भी वो सवाल का जवाब लेना चाहते हैं उनसे हम वो जवाब लें और आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचे। तो आप लोग जितने भी हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, वो अगर कोई आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आपसे कुछ मिनटों में, कुछ पलों में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। आपका अगर कोई सवाल हो तो उसका भी हम जवाब लेंगे। बहरहाल कई सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं और कई सवाल पहले भी आए और कई सवाल जहन में भी लोगों के हैं कि बजट को लेकर कि अब क्या होगा, क्या गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा यह बजट, क्या केंद्र में गांव को रखा जाएगा। तो ऐसे कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे, आर्थिक विश्लेषक भी होंगे, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी होंगे। उनसे समझेंगे कि आखिर क्या उम्मीदें हैं इस बजट से और क्या तैयारी है बजट को लेकर। क्या इस बजट के केंद्र में गांव होगा, क्या पंचायत चुनाव से पहले कोशिश होगी गांव को साधने की। तो 22 फरवरी को यूपी सरकार का बजट यूपी सरकार पेश करेगी और बजट पेश करने से पहले चूंकि अब आगे कई चुनौतियां भी हैं। एक तो सत्र को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, क्योंकि कल बजट सत्र की शुरुआत होगी और कैसे सरकार इससे पार पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मौजूदा वक्त में ही हमने देखा कि सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है। जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, उसको आधार बना के चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, वो सरकार को घेरती रही है। अब जब सत्र चलेगा तो जाहिर है जो सड़क पे सरकार को घेर रहे थे विपक्षी नेता, विपक्षी दल, वो अब सदन में भी घेरेंगे। दूसरी बात, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल विपक्ष उठाता रहा है, सरकार को घेरता रहा है। तो क्या कितनी मुश्किलें होंगी सरकार को इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने में और क्या तैयारी उसके लिए की गई है। ये जो बजट पेश किया जाएगा उसमें गांव के लिए क्या है, ग्रामीण के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है। पंचायत चुनाव से पहले चूंकि ये बजट आ रहा है तो क्या पंचायतों को, गांवों को केंद्र में रख के, ध्यान में रख के ये बजट पेश किया जाएगा। तो आपके लिए इस बजट में क्या है, आपको क्या उम्मीदें हैं, वो भी जाहिर है कि हर किसी को होती है जब प्रदेश का बजट पेश किया जाता है कि हमारे लिए क्या होगा, हर वर्ग के लिए क्या होगा। तो ये तो खैर सरकार का जब पिटारा खुलेगा, वित्त मंत्री का जब पिटारा खुलेगा, तब उसमें से साफ होगा कि किसको क्या मिला, ग्रामीण के हिस्से में क्या आया, किसान के हिस्से में क्या आया, शहरी क्षेत्र को क्या मिला और प्रदेश की जनता को क्या मिला, विकास के पैमाने पर क्या तैयारी है। लेकिन उससे पहले अब एक गंभीर चर्चा और एक वरिष्ठ पैनल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या तैयारी है। क्योंकि पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है और बजट सत्र की भी अब शुरुआत होने वाली है, बजट भी पेश किया जाएगा। तो किसान बजट और पंचायत चुनाव, इसको लेके इसी के इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। कई सवाल हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उसको हम आगे बढ़ाएं। तो लगातार पंचायत चुनाव को लेके सवाल हम उठाते रहे हैं और वो सवाल जो जनता के जहन में है उसको भी हम समझते रहे हैं। लेकिन बजट को लेके क्या उम्मीदें हैं और बजट को लेके क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है कि क्या तैयारी है, उसे हम समझेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, अब से कुछ देर में कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे। तो बड़ी बात यह है कि आखिर जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है उसमें क्या होने वाला है, उसमें क्या खास होने वाला है, उसके केंद्र में क्या होगा। क्योंकि 22 फरवरी को सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे और यह सत्र 10 मार्च तक प्रस्तावित है। 2022 के चुनाव से पहले योगी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा और सरकार की कोशिश है कि इसे एक चुनावी बजट के तौर पे पेश किया जाए। जबकि विपक्ष ने भी सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो इस बजट सत्र में सरकार को घेरेगा। तो अब वो क्या मुद्दे होंगे, क्या सवाल होंगे, क्या कुछ होगा, वो समझेंगे। अठारह फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी।
इस सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट होगा। ऐसे में इसके पूरी तरह से हंगामेदार रहने की उम्मीद काफी ज्यादा है। दरअसल कोरोना के चलते अगस्त में महज 2 दिन का ही सत्र बुलाया गया था। ऐसे में तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई थी। अब ये बजट सत्र 18 फरवरी से 10 मार्च तक प्रस्तावित है। सदन में सरकार को 22 फरवरी को बजट भी पेश करना है। जाहिर है इस बार विपक्ष ने भी अपनी तैयारी जोरदार की होगी। विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो सदन में सरकार को घेरेगा। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा लंबे समय से जारी किसानों का आंदोलन है, जिसमें समय समय पर विपक्षी दलों के नेता शामिल होते रहे हैं। अब जब सत्र की शुरुआत हो रही है तो भला विरोधी दल इस मुद्दे को कैसे छोड़ देंगे। इसके अलावा हाथरस की घटना पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और शराब से हुई मौतें, कासगंज में शराब माफियाओं के हमले में पुलिसकर्मी की मौत, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष सदन में उठाने की तैयारी कर रहा है। किसानों का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, महिलाओं से बलात्कार छेड़खानी का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, सब मामले उठेंगे। सपा के सभी विधायक 18 फरवरी को साइकिल से पहुंचेंगे विधानसभा। सपा के सदस्य सदन की कार्यवाही से पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सांकेतिक धरना दे सकते हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने 18 फरवरी को सुबह कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। बीएसपी विधायक दल की बैठक 17 फरवरी शाम 7 बजे होगी। सरकार जन कल्याण के लिए होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपना कल्याण कर रही है या अपनी पार्टी का कल्याण कर रही है, अपने मंत्री और मुख्यमंत्री का कल्याण कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछेगी, सरकार जन कल्याण के लिए होती है या भाजपा कल्याण के लिए होती है। अगर विपक्ष ने सरकार को सदन में घेरने की तैयारी कर रखी है, तो सरकार की भी तैयारी है कि वो विपक्ष के इन हमलों का सदन में कैसे जवाब देगी। आंकड़ों के जरिए सरकार सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रही है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि विपक्ष के पास सवाल नहीं बचे, चर्चा से भागना चाह रहे हैं, इसलिए अनर्गल मुद्दे उठा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है और वो अच्छे कामों को भी गलत नजरिए से देखते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला, गुंडाराज और अपराध पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को झोंक दिया था उसकी आग में। आज कानून का राज स्थापित है उत्तर प्रदेश में। आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से अपराधी भाग रहे हैं या जेल जा रहे हैं। अगर पुलिस से एनकाउंटर कर रहे हैं, पुलिस पकड़कर उनको ला रही है या मारे जा रहे हैं, और हजारों की तादाद में 13,000 से ज़्यादा अपराधियों को जेल भेजने का काम किया है आदरणीय योगी सरकार ने। 6,000 से ज़्यादा हमने एनकाउंटर किए हैं। क्या बात करेंगे वो। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन में पास कराने की तैयारी कर रही है। इसमें यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 और यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 शामिल है। विधानसभा में तो बीजेपी के पास संख्या बल है, वहां उसे विधेयक पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विधान परिषद में जो उच्च सदन है वहां बीजेपी के पास नंबर नहीं है। ऐसे में विधेयक को वहां पास कराने में दिक्कत आएगी। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य कह रहे हैं कि दरअसल लव जिहाद को लेकर बीजेपी ने केवल एक हौवा खड़ा किया है। वो संकेत दे रहे हैं कि सदन में इसका विरोध करेंगे, जबकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सभी विधेयक आसानी से सदन में पास हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश
विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। सत्ता पक्ष जहां एक तरफ विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का मन बना लिया है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है और सरकार कैसे जवाब देने के लिए तैयार है। तो पंचायत चुनाव से पहले यह बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट में क्या होगा, गांव को क्या मिलेगा, ग्रामीण को क्या मिलेगा, किसान को क्या मिलेगा, तमाम जो अलग अलग वर्ग हैं उनके लिए क्या खास होगा, जनता को क्या उम्मीदें हैं, विपक्ष को क्या उम्मीदें हैं, सरकार की क्या तैयारी है, इन तमाम सवालों का हम जवाब लेंगे, जवाब तलाशेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अब से कुछ पलों में जुड़ेगा, उनसे समझेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे, आर्थिक विशेषज्ञ भी होंगे, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी होंगे। उनसे हम समझेंगे कि आखिर क्या उम्मीदें और क्या तैयारी है बजट को लेकर, सरकार ने क्या तैयारी की है, बजट के केंद्र में क्या होगा, गांव को, ग्रामीण को, किसान को साधने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या खास होगा इस बजट में, आप लोगों को अपने लिए क्या उम्मीदें हैं। सोशल मीडिया पे भी अलग अलग माध्यम पे लोग इस वक्त हमें सीधा जो लोग देख रहे हैं, वो भी अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमारे साथ सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम उन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे जिनसे आपका सवाल होगा। तो चर्चा में आप लगातार जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक गंभीर चर्चा होगी और समझेंगे हम कि इस बजट में क्या खास होगा। पंचायत चुनाव से पहले चूंकि ये बजट आ रहा है और जाहिर है भारत की पहचान गांव से है और ग्रामीणों से है। गांव अगर बेहतर होंगे तो देश बेहतर होगा, गांव विकास करेगा तो देश का विकास होगा। तो गांव को केंद्र में रख के क्या तैयारी की जा रही है उसको भी हम समझेंगे। तो ग्रामीण इलाकों को लेकर भी बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना है। 18 फरवरी से यूपी बजट का सेशन शुरू हो रहा है, यानी बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और ऐसे वक्त में जब एक तरफ तो चूंकि आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव है, गांव का पंचायत है, दूसरी तरफ किसान 3 कृषि कानून को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पे भी और अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए, अब भी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की क्या कोशिश होगी गांव को साधने की, किसानों को साधने की, और इस बजट में क्या खास होगा, किसे केंद्र में रखा जाएगा, बजट को लेकर जो उम्मीदें हैं उस पर कितना खरा यह बजट होगा, ऐसे तमाम सवाल होंगे, उनके जवाब हम तलाशेंगे, जवाब हम लेंगे। तो एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मनोज यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा कांग्रेस नेता भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव भी है और किसान भी कई जगह हताश है 3 कृषि कानून को लेकर। अब बजट पेश किया जा रहा है, बजट आने वाला है, केंद्र में क्या होगा बजट की, कैसे साधा जाएगा गांव को, गरीब को, किसान को? आलोक जी, पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि हमारे प्रदेश का किसान हताश नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर के किसानों में कोई ऐसी निराशा का वातावरण नहीं है। जो लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग जो विरोध कर रहे हैं वही विरोध कर रहे हैं। उन कानूनों को लेकर के कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई माहौल नहीं है। रही बात हमारे बजट की, तो हमारा बजट गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबके लिए होगा और ग्रामीण उन्मुखी होगा। जहां तक मेरी जानकारी है कि हमारी सरकार इस बार का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने जा रही है। आगे की चीजें सरकार सदन में रखेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने जा रही है। जी, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि इस बजट के केंद्र में किसान होगा, इस बजट के केंद्र में गांव होगा, इस बजट के केंद्र में ग्रामीण होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस बजट के केंद्र में गरीब होगा, किसान होगा, मजदूर होगा और ग्रामीण परिवेश पूरा गांव होगा हमारा। ठीक है। मनोज यादव, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं बतौर विपक्ष? अगर मैं आपसे समझूं तो इस बजट को लेकर आपको क्या उम्मीद?
मुझे आगे भी ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह विगत 4 सालों में निराशा हाथ लगी है, आने वाला बजट भी निराशाजनक ही रहेगा। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का मैं नागरिक हूँ और उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक दल का नेता होने के नाते ये बात मैं जिम्मेदारी से सरकार से अनुरोध के साथ और अपने हक के साथ इस बात को कहूंगा कि निश्चित तौर पे इस बार योगी आदित्यनाथ जी का आखिरी बजट है जो पूर्णकालीन बजट होगा, उसको वो बेहतर प्रस्तुत करे और जनता के लाभ की चीजों को ज्यादा से ज्यादा बजट में आनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। लेकिन मुझे फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि पिछले 4 सालों में ऐसा क्या कोई बजट आपने देखा हो राजेश जी उत्तर प्रदेश का जो मैरिकल हुआ हो या जो जिसमें कुछ ऐसी चीज कही गई हो, बजट के पैरेलल बजट लाए गए उत्तर प्रदेश के लिए। इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितना बजट उत्तर प्रदेश का है उसके पैरेलल उससे ज्यादा का अमाउंट उत्तर प्रदेश के खर्च के लिए लाए गए, वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लाए गए, तमाम समिट के नाम पे लाए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कागज पे अच्छा हुआ, टीवी पे अच्छा हुआ, लेकिन अभी वो कह रहे हैं मनोज यादव के इस बार का बजट सबसे बड़ा बजट पेश करेंगे, योगी सरकार बड़ा बजट ला रही है, उसमें ग्रामीण भी होंगे, किसान भी होंगे, गरीब भी होंगे, हर वर्ग को साधा जाएगा। आपने सुना होगा विवेक जी को। देखिए ये जादूगरी, इसी को जादूगरी कहते हैं। हर साल पिछले साल की अपेक्षा बजट बढ़ के आता है, ये सभी को पता है। आप कुछ एक्स्ट्रा लेके आएंगे, कुछ और ज्यादा लेके आएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो उसके अकॉर्डिंग आप, अभी कुछ ट्रिलियन की बात हुई थी कि हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी इतने ट्रिलियन बना देंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ट्रिलियन में मुझे समझ में नहीं आता है, तो वो बीजेपी के लोग ज्यादा अच्छी भाषा समझते होंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअलिटी से दूर अब तक के सारे बजट रहे हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि किसान के लिए, गरीब के लिए और ऐसी चीजों के लिए जिससे कि परचेजिंग पावर बढ़ सके, ऐसा बजट आना चाहिए। क्योंकि जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे खुशहाली आएगी प्रदेश की जनता के बीच में, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को पैसे उन लोगों के हाथ। संदीप चौधरी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप, मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या होना चाहिए इस बजट में, क्योंकि पंचायत चुनाव में है, जाहिर है गांव को केंद्र में रखना शायद पहली प्राथमिकता सरकार की होगी। ऐसे में आप चूंकि जमीनी हालात को बेहतर समझते हैं, क्या उम्मीद और क्या होने की संभावना है इस बजट में? देखिए राजेश जी, आप ग्रामीण अंचल की बात कीजिए चाहे किसान मजदूर की बात कीजिए, एक ही चीज है। तो कहीं न कहीं किसान और मजदूर को सरकार साधने की कोशिश करेगी, उनको खुश करने की कोशिश करेगी। एक तो जिस तरीके से किसानों का काफी बकाया सरकार के पास है, चीनी मिलों के पास बहुत ज्यादा बकाया है, तो सरकार कहीं न कहीं वो बकाया वापस करने की कोशिश करेगी और आने वाले टाइम में जो किसानों की नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात की जाए, इससे क्या बजट है, क्या पॉलिसी है, सुरक्षा को लेकर सरकार बात करेगी। और हमारे यहाँ आपको मालूम है इस तरीके की राजनीति होती है, चाहे बजट आए चाहे इलेक्शन आए, तो मंदिर मस्जिद धारा 370 भी हमेशा केंद्र में रहने वाला है। तो इस तरीके का माहौल बनेगा ताकि जो किसानों की समस्याएं हैं उनसे किस तरीके से निजात पाया जाए और किस तरीके से चुनावी माहौल बनाया जाए। क्योंकि आज आप पंजाब का माहौल देख चुके हैं, पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चला गया है। तो ये डर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सताएगा, क्योंकि सेम जैसे पंजाब में चुनाव हुए उसी तरीके से जो ग्रामीण ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं गाँवों में, वो होने वाले हैं। तो ये एक प्रिपरेशन होगी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, कि किस तरीके से हम अपनी पकड़ बनाएं, किस तरीके से लोगों की नाराजगी दूर करें और कैसे हम लोगों के बीच में जाएं। ठीक है, मनोज कुछ कह रहे हैं। मनोज जी, देखिए बिल्कुल चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि जो सरकार का एजेंडा है या जिस तरीके से असफलता मिल रही है सरकार को और वो उस लेवल पे चुनाव हार रही है, पंचायत लेवल पे या जो भी चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं सरकार ये प्रयास निश्चित तौर पे करी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी हो सकता है करना चाहते हो, मुख्यमंत्री जी की नीयत हो सकता है साफ हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या है? 7 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, 8वें दिल्ली में बैठते हैं, तो कोई उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। कहने को बता दिया गया कि डबल इंजन की सरकार, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था के साथ, उस शब्द को मैं फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, व्यवस्था के साथ फिर जो केंद्र का आदेश होगा उसके आधार पे, क्योंकि केंद्र ने अपने बजट में इतने आंदोलन के बावजूद
आप बता दो मुझे, कोई 3 बिंदु बता दे बीजेपी के लोग कि इस इतने विरोध के बाद इतना मतलब कशमकश में सरकार है, इतना नुकसान है सरकार का, लेकिन क्या सरकार ने अपने बजट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या ऐसा कुछ ला दिया जिससे ये कहा जाए सेस की बात लेके आए, पेट्रोल पे डीजल पे बोला कि हम दाम नहीं बढ़ाएंगे और जो सेस कृषि सेस लगाएंगे उसको हम किसानों के पक्ष में रखेंगे। क्या हुआ दूसरी तरफ? डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए और गैस के दाम बढ़ गए। अब बताइए, तो लेना है उसी जनता से, लेना है उसी जनता को दे देना है, ठीक है, और उसकी जान निकाल के, उसको कष्ट देके, ठीक, इस तरह का अगर कोई बजट बनाया भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि बेहतर। संदीप जी, किसानों का मैंने जिक्र किया था, बीजेपी प्रवक्ता से इसका जवाब लिया था, उन्होंने कहा किसानों का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं निष्पक्ष तौर पे कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसानों का जो मुद्दा है, 3 कृषि कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, क्या वो प्रभावित होगा? चूंकि सरकार की कोशिश होगी कि कम से कम किसानों को साधा जाए इस बजट के केंद्र में कुछ रख के। देखिए राजेश जी, जिस तरीके से हमारे भाजपा के साथी ने जवाब दिया वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, एक लिमिटेशन हो सकती है, इस तरीके का बयान वो दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसानों की समस्याएं हैं और किसानों की समस्याएं बड़ी हैं। और अगर एक किसान भी आवाज उठाता है, अगर वो एमएसपी की बात करता है, तो वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के लिए बात नहीं करता है। अगर एमएसपी की चाहिए गारंटी केंद्र सरकार से, तो वो पूरे देश के किसान की बात करता है। अगर वो तीन जो कानून है जिनको किसान काले कानून कह रहा है, अगर इनकी वापसी की बात करता है, तो वो न केवल किसी प्रदेश के लिए, न केवल सरदारों के लिए, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, वो पूरे देश के लिए बात करता है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की बात राजनीतिक लोग कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन हकीकत ये है कि किसानों की समस्याएं बड़ी हैं और इसका असर किसी भी चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसीलिए वक्त रहते भाजपा को ये चीजें सुलझा लेनी चाहिए। और आपको बता दूं तो सरकार कह रही है कि 1.5 साल के लिए इनको पेंडिंग कर देते हैं। 1.5 साल के लिए पेंडिंग करने का मतलब समझते हैं आप, इसी 1.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, इसी 1.5 साल के अंदर उत्तराखंड का चुनाव होना है, इसी 1.5 साल के अंदर पंजाब का चुनाव होना है। तो सरकार को भी इस चीज का कहीं न कहीं मालूम है कि इसकी वजह से सरकार, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यही वजह है जो 1.5 साल के लिए पेंडिंग किया जा रहा है, उससे ज्यादा के लिए उसको पेंडिंग नहीं किया जा रहा है और लगातार किसान और सरकार के बीच में बात चल रही है। बिल्कुल विवेक जी, आपने सुना, आप जिस बात को नकार रहे थे उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। पंचायत चुनाव भी है, जाहिर है गांव में किसानी है, तो कोशिश तो ये होगी कि उनको कैसे साधा जाए। एक तो ये चीज, दूसरी ये कि हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया पे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तमाम लोग जुड़े हुए हैं और कलीम का एक सवाल है, कलीम सदीकी हैं, वो कह रहे हैं कि बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है। एक तो पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। देखिए, बेरोजगार युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना पिछली सरकारों में हमने मुद्रा योजना लाई थी, तो ऐसा नहीं, युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए बहुत से अवसर दिए गए। अभी जो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिस पे काम चल रहा है, इसमें भी युवाओं को ही रोजगार मिलेगा और मिल रहा है। अभी आपके यहाँ हरदोई के संडीला में एक पिस्टल की फैक्ट्री चालू हुई है, उसका प्रोडक्शन भी होने लगा। इस तरह की जो कंपनियां लग रही हैं, इसमें युवाओं को ही रोजगार मिल रहा है। और विवेक जी, चूंकि युवाओं के रोजगार के लिए सरकार गंभीर हो रही बात जो संदीप जी बता रहे, काला कानून, काला कानून, संदीप जी से मैं पूछना चाहता हूं, बता दीजिए इसमें काला क्या है? मैंने ये कहा, सदन से बहस के बाद कानून पास हुआ, इसमें काला क्या है? बटाही नहीं जानते कि कूता नहीं जानते कि अधिया नहीं जानते, ये सब सिस्टम क्या देश के लिए नए हैं क्या? नहीं, सरकार ने अगर उसको कानूनी रूप दिया, काला क्या है? मत भटकिए सर, वापस मुद्दे पे आएंगे। संदीप, आप उन्हें जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपको उन्होंने टारगेट किया सीधा। मैं बता देता हूं काला क्या है। जिस तरीके से, मेरी अपनी बात नहीं है, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे किसानों की बात रख रहा हूं, जो किसानों के मन में है राजेश जी। किसानों के मन में यह है कि हमें कहा गया 15 लाख आएंगे, ऑन रिकॉर्ड है, वो चीज नहीं आई। किसानों को कहा गया कि 100 स्मार्ट सिटी बसाए जाएंगे, आज तक कोई स्मार्ट सिटी नहीं बसाया गया। किसानों को कहा गया 2 करोड़ नौकरी दी जाएंगी, आज तक उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, आप एक इंडस्ट्री का नाम मुझे बता दीजिए, एक इंडस्ट्री नहीं लगाई गई।
तो ये वजह है जो लोगों के अंदर डर है। और जो ये 3 कृषि कानून है, इनकी मैं बात बता दूं, आप मुझे ये बताइए राजेश जी, आज आप अडानी और अंबानी को किसान की खेती देने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कह दीजिए कि सरकार के बस का खरीदना नहीं रहा है, कि सरकार की एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती, इसका मतलब सरकार फेलियर है, या सरकार की अर्थव्यवस्था डाउन है, या सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार क्यों चाहती है कि अडानी और अंबानी खरीदे? सरकार क्यों उसमें समर्थ नहीं है खरीदने के लिए? इसका जवाब किसके पास है? आज किसानों का जो पेमेंट है, गन्ना शुगर फैक्ट्रियों में पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में किसान की क्या फ्यूचर है, आप मुझे बताएंगे? विवेक श्रीवास्तव, हाँ, विवेक श्रीवास्तव, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस गन्ना किसानों के भुगतान की बात कर रहे हैं, गन्ना का बकाया कोई आज का नहीं है, यह हर सरकार में रहा। उसमें हमारी सरकार ने बहुत बड़ा बजट दिया और उसको कम करने की कोशिश की है। पिछले सत्र का मात्र 275 करोड़ रुपया बकाया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। और जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश के लिए नई चीज नहीं है। और अडानी अंबानी 2 नाम राहुल गांधी ने जो बता दिए, उसी को रटते रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर देश मनोज जी किसान भी जरूरी है तो उद्योगपति भी जरूरी है। मैं लौटता हूं आपके पास मनोज, मैं आ रहा हूं, लेकिन हमारे साथ स्वामीनाथ करेंगे, हाँ, कांग्रेस नेता है। स्वामीनाथ, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि बतौर विपक्ष आपको इस बजट से क्या उम्मीद है? क्योंकि पंचायत चुनाव भी है, किसानों का मुद्दा भी है, सरकार अब बजट पेश करने वाली है। बतौर विपक्ष आपको क्या उम्मीद इस बजट से? देखिए राजेश जी, आप देखे होंगे केंद्र में भी बजट पास हुआ, जिसमें श्रमिक किसान को जो आप बोले थे 2022 तक दुगनी आय किसानों को कर दी जाएगी, और जिस तरह से बोला गया कि तेल पे रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी का किसी से छुपा नहीं है। जैसे हमारे संदीप चौधरी जी बताए, किसानों का 3 जो काले कानून का जितना सफाई से हमारे विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दे रहे हैं, लेकिन देश के किसान अगर संतुष्ट होते इस कानून से, तो आज देश के हर बॉर्डरों पर किसान बैठे नहीं रहते। आज 3 महीना से इसमें 200 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो गई, और उसके बाद और 12 बार नहीं, वो तो ये कह रहे हैं स्वामी जी, मैं रोकूंगा बीच में, वो ये कह रहे हैं कि वो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, बरगलाए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है। विवेक का ये कहना है सीधा। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रोज खाप पंचायत लग रहा है, इस भुगतना पड़ेगा 2012 में। अब सबक सिखाया है पंचायत चुनाव में, 0/0 इनका होगा अभी से शुरू, और आने वाले चुनाव में इनका बजट का ढकोसला जो आप सुनेंगे, ढकोसला रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। और शहरों का नाम बदला जाता है, स्टेशनों का नाम बदला जाता है, राम मंदिर का मुद्दा, 370 मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम पर बताइए, ओलेक्स पे पूरे देश को बेच रहे हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार सारे बनाई हुई, एक कहते हैं पूत, एक पूत कहा जाता है, एक पूत होता अपने बाप के दौलत को बढ़ाता है और नया सृजन कार्य करता है। यहाँ तो हर चीज बेचा जाता है, तेल, रेलवे, एयरपोर्ट सारा बेचा जा रहा है, सारे चीज को गिरवी रखा जा रहा है। और उसके बाद रही किसानों और मजदूर का, 3 काले मजदूर का 44 से 4 कोड कानून में बदल दिया गया। नहीं, लेकिन हम यूपी की बात करें, यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पहले उत्तर प्रदेश सरकारी मजदूरों को कानून को खत्म करने का 3 साल के लिए खत्म किया गया। और आप देखे होंगे होमगार्ड का नौकरी खत्म कर दिया जा रहा है। नहीं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हमने रोजगार दिया है, हमने विकास किया है, और इस बजट में भी हमारे केंद्र में गांव होगा, किसान होगा, ग्रामीण होगा, सबसे बड़ा बजट होगा, उनका ये कहना है। राजेश जी, आप देख रहे हैं पहले से जो बेचारे नौकरी जो कर रहे हैं, उनका नौकरी छोड़ाने का ये प्लानिंग चल रहा है, होमगार्डों का, शिक्षकों का। और जो नया सृजन कहां से करें, जब कोई इनके कल कारखाने, फैक्ट्री और कोई नया वैकेंसी आता है, उसको बस खत्म कर दिया जाता है। कोई नया सृजन काम नया होता बस, तो अभी नामकरण हो रहा है। 4 साल बस नामकरण हुआ, किस शहर का नाम बदलना है, किस एयरपोर्ट का स्टेशन का नाम बदलना है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा उत्तर प्रदेश में। विवेक श्रीवास्तव, हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपने तमाम सवाल उठा दिए। मनोज जी को आवाज नहीं जा रही, उनकी आवाज ठीक कीजिए। विवेक जी, आप पे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ ऐलान कर रहे हैं, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात नहीं बदल रहे हैं।
विवेक श्रीवास्तव, लगता है विवेक तक भी मेरी आवाज नहीं जा रही, मनोज जी तक भी सुन नहीं पा रहे। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा और आप ये बताएं कि चूंकि बजट के केंद्र में क्या होना चाहिए इस वक्त जो बजट पेश करने वाले हैं, गांव को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण को, किसान को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इस बजट में खास होना चाहिए ताकि हर वर्ग को साधा जा सके? देखिए राजेश जी, मैं आपको बता दूं, बजट के जो सेंटर में होना चाहिए वो एक महंगाई पे जो कंट्रोल है वो होना चाहिए। दूसरे सबसे बड़ी चीज है रोजगार। रोजगार के लिए आपकी क्या पॉलिसी है, इंडस्ट्रीज लाने के लिए आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री कहाँ डेवलप आप करना चाह रहे हैं, कहाँ आपने इसके लिए लैंड कवर की है, ये सारी चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के हर घर को रोजगार चाहिए, हर घर आज महंगाई से त्रस्त है। आप देखिए जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और गैस जो हर इंसान की पहली जरूरत होती है आज आसमान छू रही है महंगाई। तो इन चीजों पे किस तरीके से आप कंट्रोल करने वाले हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत देने वाले हैं, वो सबसे बड़ी चीजें हैं। फिर अलग अलग सेक्टर में आपको जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में किसानों के लिए क्या है आपके पास, मजदूरों के लिए क्या है आपके पास, दलितों के लिए क्या है, व्यापारी वर्ग के लिए आप क्या टैक्स में छूट देने वाले हैं। तो बहुत एक जटिल है प्रक्रिया, आपको उससे खड़ा उतरना पड़ेगा और लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हमारे वादे केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, हमारे वादे झूठे नहीं है, हम जमीन पे काम करने वाले हैं और वो खाका तैयार करके लोगों को दिखाना पड़ेगा, वो रोड मैप लोगों को देना पड़ेगा कि ये चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको ये चीज हम देने वाले हैं। लेकिन संदीप जी, ऐसे कई मुद्दे हैं मौजूदा वक्त में हमने देखा जिसको आधार बना के सड़क पर सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आया। जाहिर है अब जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो इसके भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। ऐसे में क्या कोशिश होगी सरकार को, कैसे विपक्ष को बनाया जाए और विपक्ष की क्या कोशिश होगी कि किन मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेरा जाए? आखिर ये कार्रवाई किस तरीके से सुचारू रूप से चल पाएगी? देखिए राजेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बता दूं, विपक्ष इतना ताकतवर ना केंद्र में है ना उत्तर प्रदेश में है जो सरकार को घेर पाए। विपक्ष आज जो बंदूक चला रहा है सरकारों के ऊपर, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए आप, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, वो केवल और केवल किसान आंदोलन और किसानों के कंधे पे रख के चला रहा है। अदरवाइज आप नहीं बता सकते जब से यूपी सरकार बनी किसी भी राजनीतिक दल ने कहीं भी सड़क पे उतर के कोई भी बड़ा विरोध, बड़ा धरना, बड़ा रैली सरकार के खिलाफ किया हो या किसी मुद्दे पे घेरने की कोशिश की हो, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लीजिए। तो सरकार विपक्ष से नहीं डरी है। सरकार आज की तारीख में जो किसानों की समस्या है ये बहुत मेजर समस्या है, बड़ी समस्या है और चुनाव करते हैं तो सबसे पहले जो सरकार का ध्यान रहने वाला है वो इस चीज पे रहने वाला है कि हम किसान मजदूर को और ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को किस तरीके से खुश करें और उनके लिए क्या लेकर आए। हमारे साथ स्वामीनाथ भी हैं। स्वामी जी, आप ये बताएं स्वामीनाथ कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है, हमने कांग्रेस के भी तमाम दिग्गजों को देखा, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। बजट सत्र को लेकर आपकी क्या तैयारी है कि आप सरकार को इन मुद्दों पे घेरेंगे या फिर आप सहयोग करेंगे कि सुचारू रूप से कार्रवाई चले? देखिए, बजट पे हम चाहेंगे कि मजदूर और किसानों का विशेष इस समय मुद्दा है, उसके लिए विशेष पैकेज होना चाहिए। लेकिन सरकार तो हमको लग रहा है आखिरी बजट है इनका और पंचायत चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, 2022 में चुनाव भी है। तो एक खाली एक रूपरेखा दिया जाएगा, कथनी करने में अंतर रहेगा क्योंकि इनका केंद्र का भी वही हाल रहा है और आने वाला कई प्रदेशों में चुनाव है। ठीक है मनोज जी, मनोज जी की आवाज ठीक कीजिए, उनके पास आवाज नहीं जा रही। हाँ मनोज जी आ रहे हैं बस। हाँ, तो जिस तरह से ये आप देखें, डीजल का किसानों को बोले किसान को बस सब्सिडी देंगे और उनकी दुगनी आय कर देंगे, 2022 से पहले दुगनी आय कर देंगे। लेकिन आज किसानों जब एमएसपी की बात करते हैं तो उनको लिख कर नहीं दिया जाता है, लिखित में नहीं कोई बात, क्योंकि सरकार पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी का, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनको लिखित देने में क्या गुरेज है।
जो आप करना चाहते हैं तो मौखिक, क्योंकि ये लोग पर विश्वास इसलिए नहीं करता है जनता। विवेक श्रीवास्तव जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। 15 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी की बात किए, 15 लाख खाते में लाने की बात किए, कोई मुद्दा इनका आज तक अस्थायित्व देकर नहीं गया, जनता को भ्रम और धोखा फैलाया गया। विवेक श्रीवास्तव जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। हमेशा भ्रमित करने का बात हुआ। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार भ्रमित कर रही है। विवेक श्रीवास्तव जवाब देंगे। विवेक जी। देखिए राजेश जी, आज़ादी के इतने सालों में केवल 3 फसलों की एमएसपी घोषित होती थी, गेहूं की, धान की और गन्ने की। भारत सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में सरकार बनी, तब से हमने दलहन तिलहन सबकी एमएसपी घोषित की। और जब स्वयं प्रधानमंत्री सदन में कह चुके हैं एमएसपी है, एमएसपी जारी रहेगा, एमएसपी आगे रहेगा, तो अब सदन में कई बात का प्रधानमंत्री की उस पे इस तरह से कटाक्ष करना ये शोभा नहीं देता। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे ये है विवेक और जब वो सदन में कह रहे हैं, ठीक है विवेक जी, इससे बड़ा आश्वासन जनता के लिए क्या होगा? हाँ, नहीं, एक मेरा सवाल ये है कि आप तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी के बाद 27-28 जनवरी को जब राकेश टिकैत रोए, तो उनके रोने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो यहां पे गाजीपुर में खड़ा हुआ दिखाई दिया था। आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव है, आपको नहीं लगता कि किसान आपके खिलाफ जा सकता है? देखिए, हम अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव में जाते हैं। हम किसी घटना विशेष को देख करके अपनी राजनीति सेट नहीं करते। हमें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम किस संकल्प है, हम उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। कैसे खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाएं, इस रास्ते पे सरकार आगे बढ़ रही है। अगर कोई युवा आकर के कृषि क्षेत्र की कोई कंपनी बना करके 10 किसानों का खेत कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के कोई अच्छी फसल उपजा करके अच्छे दाम पे बेच रहा है, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ठीक है, और ये कानून लागू हुए 6 महीने बीत चुके आपके पास आऊंगा। मनोज, आप कुछ कह रहे हैं? ये कानून लागू हुए 6 महीने बीत चुके हैं। मनोज यादव, किसी को और जिसको मानना माने, वैकल्पिक है, कोई खेत कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा है। सुन भी नहीं पाया कि किसने क्या कहा है। जी विवेक जी धैर्य, थोड़ा सा धैर्य। अभी विवेक जी ने सबसे पहले कहा और संदीप चौधरी जी से पूछा कि क्या है काला, का आखिर इन कानून में काला क्या है? तो मैं इनको इनकी नीतियों के और इनके ही कानून बनाए नियमों से बता दे रहा हूं। जब नई शिक्षा नीति आई तो इस देश के जो भी शिक्षा संसाधन मंत्रालय है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया कि इस नई शिक्षा नीति को सरकार इतने लाख लोगों के बीच जाके सर्वे के साथ नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बीजेपी के काबिल साथी को वो आंकड़े भी पता होंगे और जनता को बताएंगे। लेकिन अंधियारी रात में आपने, अंधियारी रात का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोरोना काल में ये कानून लागू किया। राजेश जी, सिर्फ और सिर्फ हमें ये करना था कि हमें इंतजार करना था कि ऐसा है, बस किसी तरीके से आप कोरोना काल खत्म हो जाए तो हम जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करें। लेकिन राजेश जी, उल्टा हुआ। अंधियारी रात में इन्होंने कानून को बिना एक भी आंकड़ा अगर प्रस्तुत कर दे डिबेट में कि हमने इतने लोगों से पूछ के कानून बनाया, लोगों से अभिप्राय मेरा किसानों से, किसी संगठन के नाम लेने कि मैंने इन संगठन से चर्चा की और इस कानून को लागू करने की बात की। क्या किया? अगर किया तो निश्चित तौर पर सरकार को नहीं, तो तब तो मनोज यादव, तब तो सरकार की ये कोशिश होगी ना कि इस बजट के सहारे किसान को साधा जाए, गांव को साधा जाए, इस बजट में कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनकी नाराजगी को दूर करके उनको अपने साथ लिया जाए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं आपको। इस देश में जब बहुत साल पहले कई सारी चीजें की बात होती थी तो आपको याद होगा, लड़ाई हमारी जमीन की होती थी। एक राजा दूसरे राजा पे लड़ाई जमीन के लिए करता था। तो आपको मैं बता दूं कि लड़ाई भी जो होगी अब, ये जमीन वाली लड़ाई है। तो ये मेरे ख्याल से संवैधानिक दायरे में रहते ही लड़ाई किसान लड़ेगा और जमीन हटाने की और जमीन पे कब्जा करने की बात आई। किसी के पेट में दर्द नहीं है, सब बीजेपी के साथी को ज्ञात नहीं है। दर्द इस देश के किसानों को है, जिनकी जमीनें हैं, वो बैठे हैं। आपने मुट्ठी भर की बात कही ना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निश्चित तौर पे मुट्ठी भर लोग बैठे होंगे, लेकिन आपको याद है या आपकी सरकार को इस बात से बिल्कुल पूरी तरीके से परिचित
कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के कई सारे मुद्दे, मतलब नाम ले लूंगा तो भी बीजेपी को मिर्च लग जाएगी। कुछ लोग जो अदर देश में रहते हैं, भारत के कुछ भर मुट्ठी लोग, उनके लिए कितना दर्द है, और कहती है उनके लिए हम कानून लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, उनको नागरिकता देंगे भारत का। कुछ लोग सिर्फ, उसके लिए तो बीजेपी उस राइट मानती है। लेकिन अगर हमारे 200 से ज्यादा किसान शहीद हो जाए तो कुछ मुट्ठी लोग बैठे, वो अपने फायदे के लिए बैठे, क्योंकि इनके लिए मृत्यु का कोई मतलब नहीं है। और गरीब किसान की मौत का इनको क्या फर्क पड़ा। हाँ, मैं फिर बुरा शब्द बोलने जा रहा हूं, बुरा लगा, किसी पूंजीपति मर जाता अगर कानून से हार्ट अटैक में आके, उसके नुकसान का कानून है, तो इनको फर्क पड़ता और ये कानून रोल बैक कर। ठीक, विवेक जवाब दे रहे। किसान 250 ज्यादा मर गए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। विवेक श्रीवास्तव, बहुत जल्दी से, संदीप जी आ रहा हूं। राजेश जी, बार बार सरकार की तरफ से आग्रह किया गया कि वृद्धों को, बच्चों को, महिलाओं को इस आंदोलन से दूर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा दिशा निर्देश दिया। उसके बावजूद भी जब नेता लोग नहीं मान रहे हैं तो इन मौतों के जिम्मेदार ये किसान नेता खुद हैं, पहली बात। दूसरी, इसमें काला जैसा जैसा मनोज जी बता रहे हैं, पूछिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय कहाँ थे। सदन में पास हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके लंदन टहल रहे थे, तब तो आप सदन में चर्चा किए नहीं। अब उसको काला पीला लाल नीला बताते रहिए। भगवान की कानून लागू हुए 6 महीना समय बीत चुका। मनोज जी, हिंदू हो, कसम खाओ ईश्वर की कि तुमने लोकसभा में चर्चा की, खाओ कसम ईश्वर की। पाप लगेगा अगर झूठ बोलोगे जनता। आप जाके अपना रिकॉर्ड देख लो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि नहीं थे सदन में। कसम खाओ कि आपने इस कानून बिल पर चर्चा की। आप देख लो ना, जिस राज्यसभा में आपके पास हम तो दोनों सदनों से पास करके तब ले आए कानून। आप विपक्ष को कोसते हो, बेशर्मी की हदें पार हो गई। ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। संदीप चौधरी, तो आप लोग बेहतर, आप देख लो कौन कहा था, राहुल गांधी कहा थे, अखिलेश यादव कहा थे। आप देखो ना, भाजपा सरकार को पाप लगेगा। मैं कह रहा हूं पाप लगेगा आपको। झूठ मत बोला करो टीवी डिबेट में। संदीप चौधरी, अन्नदाता के मामले में तो बिल्कुल नहीं। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने सामने जाहिर है एक दूसरे को घेरा जाएगा। आप टिप्पणी कर रहे थे, महत्वपूर्ण टिप्पणी होगी आपकी, मैं उम्मीद करता हूं। परेशान नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो परेशान है, जिनकी ठेकेदारी टूट रही है। आप ये देखिए, जब बात की जाती है किसान की आय दोगुना करने की, वो कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, पिछले 3 साल से मुझे इनमें से कोई भी नेता बता दे, पक्ष और विपक्ष का, क्या गन्ने का 1 रुपया कोई सी सरकार ने बढ़ाया है? 3 योजनाएं 3 साल निकलने वाले, इस बार का भी डिक्लेयर हो चुका, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। क्या इसी तरीके से आय दोगुनी हो जाएगी किसान की? आपको एक चीज बता दूं, गरीब मजदूर किसान, छोटा किसान गाय पालता था, वो उसका दूध बेचता था, उसका जो बछड़ा तैयार होता था वो उसको सेल कर देता था, उसकी एक कमाई होती थी, बच्चों की फीस चली जाती थी, घर का राशन आ जाता था। लेकिन राजेश जी, आपको हैरानी होगी, आप किसी गांव में जाकर देखिए, आज की तारीख में उसके गाय बछड़े को कोई खरीदने वाला नहीं है। उनको मजबूरी में किसान को छोड़ना पड़ता है खुले खेतों में, और वो खेतों में जाके नुकसान करते हैं, उसकी फसलों को खाते हैं। आज किसान की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। जंगली जानवर उसके फसलों को खा रहे हैं और वो उनको लाठी मार के बाहर नहीं निकाल सकता, वो उनको सेल नहीं कर सकता। क्या इसी तरीके से किसान की आय दोगुना होगी? तो सरकार को सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है पंचायती चुनाव बहुत बड़ा मैसेज होंगे सरकार के लिए, जिस तरीके से पंजाब में आपने देखा। हाँ, तो क्या संदीप जी, हम ये उम्मीद करें कि जो गांव है, जो ग्रामीण है, उनको केंद्र में रख के कहीं ना कहीं अब सरकार को कदम उठाना होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ये आवारा पशुओं ने, आपने जो जिक्र किया कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी तमाम खबरें भी आए दिन सामने आती हैं। तो जो ग्रामीण है, जो किसान है, उनके लिए ये तरह तरह के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। विवेक जी, राजेश जी, मैं आपको बता दूं, जब हम डिबेट में बैठ के बात करते हैं तो ये मुद्दे छोटे लगते हैं, लेकिन आप ये देखिए, अगर एक 4-5 बैलों का झुंड, सांडों का झुंड रात को आपके गेहूं के खेत में घुस जाए, वो आपके गेहूं के खेत को खाली कर देता है। वो सिर्फ किसान के लिए बहुत बड़ी है। तो ये समस्या छोटी नहीं है। ये इसकी नाराजगी है। सरकार को वक्त रहते चेतना चाहिए और इन चीजों पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, आप टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए राजेश जी, जिस विषय को ये उठा रहे हैं, ये गाय या बैल ये किसी के पशुपालक के ही है, या आसमान से नहीं आए हैं।
सबसे पहले तो वो लोग जिम्मेदार है जो इनको आवारा छोड़ते हैं। हमारी सरकार ने हर जानवर के टीकाकरण के माध्यम से उसके मालिक का, उसके पशुपालक का आधार नंबर, उसके कान पे नंबरिंग करने की प्रथा शुरू की है आगे, और इस पर जुर्माना भी लगाना हमने शुरू किया है। हर गांव में गौशालाएं भी हमने बनाई हैं। इस समस्या पे नियंत्रण करने का सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। ये समस्या पहले हुई थी लेकिन अब ये नियंत्रण में है। और ये आवारा पशु छोड़ने वाले ये पशुपालक ही, ये कोई आसमान से नहीं आते ये पशु नहीं, लेकिन उसका बंदोबस्त, आवारा पशु अगर किसी किसान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर वो सैकड़ों की संख्या में झुंड के तहत पूरे गांव में नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं राजेश जी, हर गांव में गौशालाएं खोली गई हैं और उसका व्यवस्था की जा रही है। पूरा इसके लिए गौ सेवा आयोग गठन किया गया है। और उनकी व्यवस्था दी जा रही है। और आवारा पशु के बावजूद भी कहीं घूमते नजर आते हैं तो उनके पशुपालक को ऊपर जुर्माना किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। और अब बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि वक्त भी कम है, विवेक जी ये बताएं कि कई मुद्दे हैं मौजूदा वक्त में जिसपे आपको लगातार सरकार को विपक्ष जो है घेरता रहा है। उसमें कानून व्यवस्था है, उसमें हाथरस का मुद्दा है, उसमें किसानों का आंदोलन है। अब तक वो सड़क पे आवाज उठा रहे थे, अब जब सत्र चलेगा तो जाहिर है वो आपको घेरेंगे। ऐसे में सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो, उसको लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, हम चाहते हैं कि सदन में आए, चर्चा हो। हम चर्चा से नहीं भागते, हम सारे विषयों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। कानून व्यवस्था जहां तक मुद्दा उठाने की बात है, जिन जिन विषयों की बात कर रहे हैं सब पे हमारी सरकार ने समय रहते कार्रवाई की है। एक भी अपराधी बख्शा नहीं गया है। हाथरस कांड की सीबीआई जांच की संस्तुति स्वयं मुख्यमंत्री ने किया। हमने किसी को बख्शा नहीं, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। जिस भी कांड पे, जिस भी घटना में विपक्ष चाहे, हम चर्चा के लिए छाती ठोक के तैयार है सदन के अंदर। हम सदन चर्चा से भागते नहीं है। मनोज यादव चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर सड़क पे उतरे। अब जब सदन की कार्रवाई चलेगी तो क्या मुद्दे होंगे आपके? एमएसपी रहेगी, एमएसपी जारी रहेगी। मनोज यादव जी, अब तक आप लोग सड़क पे उतरे, कई मुद्दों को आधार बना के आपने संग्राम किया, विरोध किया, प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, पानी की बौछार सही। अब जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या मुद्दे होंगे आपके केंद्र में जिस पे जवाब लिया जाएगा, जिस पे चर्चा की जाएगी? स्पष्ट है, सबसे पहला मुद्दा किसान होगा, दूसरा नौजवान होगा, तीसरा इस प्रदेश का व्यापारी होगा, और चौथा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो कि अंतिम वर्ष है, तो उस पे भी हम सरकार से सवाल पूछेंगे। तो किसानों के लेके ये क्या कर रहे हैं ये स्पष्ट हो जाएगा। कितना बजट बढ़ा रहे हैं, कितनी मंडियां बढ़ा रहे हैं, कितनी मंडियों को इन्होंने नई चालू किया है या कितनी नई मंडियां चालू करेंगे, ये हम इनसे सवाल पूछेंगे। और हवाई इनको बिल्कुल नहीं भागने देंगे। बीज पानी के लिए क्या व्यवस्था है, सिंचाई को लेके क्या व्यवस्था है, बिजली सस्ती करने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं बजट में, किसानों को लेके रिबेट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इस तरह की तमाम सारी जो चीजें हैं उन समस्त चीजों को इनको जनता के लिए विधानसभा में बताना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, गन्ने का भुगतान, अभी हमारे संदीप चौधरी जी कह रहे थे, पूर्व की 2 सरकारों ने गन्ना के दाम बढ़ाए, कम बढ़ाए, ज्यादा बढ़ाए, वो अपनी जगह बात थी। अंतिम मौका था, सरकार ने कैबिनेट में सर्कुलर लाके उसको भी खत्म कर दिया। कोई 1 रुपए का गन्ना का दाम नहीं बढ़ाया, तो ये करेंगे क्या? ठीक है स्वामीनाथ, आपकी आखिरी टिप्पणी, वक्त की कमी है, मैं चाहता हूं बहुत शॉर्ट में आप टिप्पणी करें आखिरी। पंचायत चुनाव, बजट और उम्मीद को लेकर। देखिए, बजट तो जैसे सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार का नाउम्मीद रहेगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि ये देख रहे हैं गैस का जिस तरह से इनका उज्ज्वला योजना चला, आज सिलेंडर 800 रुपया करीबन हो गया, तो हमारा वो सारा उज्ज्वला योजना खत्म हो गया, फिर चूल्हे वाला सिस्टम चालू हो गया। तो एक जैसे बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। और यहाँ का युवा के लिए कोई नया सृजन अगर बजट में लाते हैं रोजगार, तो उसका स्वागत रहेगा। किसान का एमएसपी जो हमारे मित्र बीजेपी के विवेक जी बोले कि प्रधानमंत्री जी सदन में बोले हैं एमएसपी रहेगा, लागू रहेगा, हटेगा नहीं। अरे तो सदन में तो कई चीज बोले हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन वो तो फिर बाद में फसड्डा निकल जाता है। वो लिखित में दे दे कि एमएसपी, तो लिखित में देने
में क्या तकलीफ है? चलिए ठीक है, मौखिक ठीक, विश्वास यानी नहीं है एमएसपी उनके किसानों साथ। को लेके आप कह रहे हैं कि सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। संदीप जी, बहुत शॉर्ट में सर आखिरी टिप्पणी आपकी इस पूरी चर्चा के बाद। देखिए राजेश जी, मैं तो सरकार को ये कहना चाहता हूं कि लोगों ने बहुत उम्मीद से, भारी बहुमत से आपको बनाया था। आपको उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। जो आपने किसानों से वादा किया था आय 2 गुना करने का, उस पे आपको काम करना चाहिए। जिस चीज को लेकर किसान इतने दिन से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, आपको किसानों की समस्या को समझती है, उस पे काम करना चाहिए। और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इस पे खुल के अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। और क्या रोड मैप आपके पास है, क्या तैयारी है, उसको सामने रखना चाहिए। और लोगों को सबसे बड़ी बात है, लोगों का सेटिस्फेक्शन जरूरी है, झूठे वादे नहीं होने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी, विवेक श्रीवास्तव और मनोज यादव, स्वामीनाथ, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट पेश होगा और उसमें क्या उम्मीदें हैं विपक्ष को, जनता को, वो तमाम सवाल हमने पूछे। लेकिन क्या खास होगा इस बजट में, यह देखना बाकी है कि वित्त मंत्री के पिटारे में क्या होगा।